हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पिछली क्लासों में हम लोगों ने परफॉर्मेंस अप्रेजल की परंपरागत तकनीकों को एनालिसिस किया, ट्रेडिशनल मेथड्स को हमने एनालिसिस किया। आज हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो मॉडर्न मेथड्स को एनालिसिस शुरू करेंगे। मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो आज के ज़माने के हिसाब से जो विकल्प हमको चाहिए उसके आधार पर जो चल रही हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न मेथड्स। देखिए, ये हमने पहले दिन ही आपको बताया था कि जो मेथड्स और टेक्निक्स होती हैं वह स्टैटिक नहीं है, हमारे यहाँ डायनेमिक है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ, माहौल और टेक्निक चेंज हो रही है, वातावरण चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से मूल्यांकन करने की जो पद्धतियाँ हैं, मूल्यांकन करने की जो तकनीकें हैं वह भी चेंज होती जा रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि निष्पादन मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनेमिक है और परिवर्तनशील है। मानव संसाधन के विकास के साथ साथ उसके निष्पादन मूल्यांकन की विधियां और तकनीकें भी लगातार बदलती रही हैं। आधुनिक समय में विशेषकर बदलते वैश्विक वातावरण में मानव संसाधन के निष्पादन के तौर तरीके बदलते रहते हैं, बदलते जा रहे हैं। आज के वैश्विक व्यावसायिक जगत में कंपनियां अपने कर्मचारियों में क्षमता के निष्पादन के लिए नए नए विकल्प तलाश रही है, उनको सही पुरस्कृत करने की कोशिश कर रही है, सही तरीके से आगे बढ़ाने की काम कर रही है या उनको काम सिखाने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मॉडर्न टेक्निक्स जो है बहुत सारी निकल के आ जाती हैं, जिसमें से पहली टेक्निक है हमारे पास अप्रेजल बाय रिजल्ट्स और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी MBO। ये जो MBO है इसको हम लोग कहते हैं उद्देश्यानुसार प्रबंध या परिणामों द्वारा मूल्यांकन। यानी कि जहाँ पर उद्देश्य के आधार पर, यानी उद्देश्य व लक्ष्यों को निश्चित कर लें, उनको परिभाषित कर लें, उनके बारे में चर्चा जब कर लें हम पहले से ही, तो उसके आधार पर जब हम वैल्यूशन करते हैं, उसके आधार पर कोई भी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मॉडर्न टेक्निक्स की सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो उन इम्पोर्टेंट पोर्शन में ये MBO आता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये मैनेजमेंट में भी अक्सर जो है टॉपिक खूब पूछा जाता है कि MBO क्या होता है, तो उसके बारे में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण से थ्योरी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से। देखिए, जो MBO है ये दिया किसने? MBO जो विचारधारा है यह 1954 में आई और पीटर ड्रकर ने इसको विकसित किया। ठीक है ना। मैनेजमेंट बाय जो ऑब्जेक्ट है वो 1954 में फॉलो किया गया और उसको किसने किसने फॉलो किया आप लोगों का? पीटर ड्रकर ने इसको बनाया। ठीक है। ड्रकर ने क्या बताया कि इस उद्देश्य के लिए प्रबंध या स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल के नाम से पुकारा। यानी इसने इसे कहा या तो उद्देश्य के लिए प्रबंध यानी MBO, या सेल्फ कंट्रोल भी इसको कहते थे ड्रकर साहब। और उद्देश्य अनुसार प्रबंध निष्पादन मूल्यांकन की अधिक प्रभावशाली तकनीक है जिसमें क्रियात्मक विधि यानी ऑपरेशनल मेथड के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यानी ट्रेडिशनल मेथड में जो हम लोग एनालिसिस करते थे वो सब की सब थ्योरेटिकल बेस होती थी, यानी कभी भी हम उसके प्रोडक्शन को एनालिसिस नहीं करते थे। ट्रेडिशनल मेथड में सिर्फ और सिर्फ हम उस पर्सन की, उस एम्प्लॉय की, उस कर्मचारी के गुणों का मूल्यांकन करते थे, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते थे, उसकी कार्य क्षमता का मूल्यांकन करते थे। परंतु जो प्रोडक्शन होके आया है, जो डिसीजन, जो जो उसने काम किया है, वह काम कितना बेटर किया है, कितना प्रोडक्शन ज़्यादा किया है या कम किया है, उसको एनालिसिस हम लोग नहीं करते थे। तो सबसे पहले मॉडर्न टेक्निक में पीटर ड्रकर ने यह बताया कि उनका गुणात्मक आधार पर वैल्यूशन ना करके उनका ऑपरेशनल आधार पर वैल्यूशन किया जाए। तो ऑपरेशनल मेथड के आधार पर जब मूल्यांकन किया जाता है उसको हम लोग MBO कहते हैं। इस विधि के अंदर कर्मचारी और पर्यवेक्षक आपस में मिलते हैं, एक निश्चित कार्यकाल के अंतर्गत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उन उद्देश्यों व लक्ष्य को निश्चित करते हैं, उन्हें परिभाषित करते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो वही बात आगे नहीं आ गई कि यहाँ पर आपस में मिल बैठ के काम करते हैं और क्या तय करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, उन टारगेट को तय करते हैं, निश्चित करते हैं और उन टारगेट को एनालिसिस करके फिर उस पर डिसीजन और जो है कुछ भी एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज MBO। इस MBO में क्या उद्देश्य पाया जाता है, MBO क्यों किया जाता है, इसके लिए देखिए आगे पढ़िएगा।
लिखा है कि नॉर्मली एमबीओ जो है वो निम्न ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। पहला है कि किसी भी सबॉर्डिनेट, किसी भी एम्प्लॉय को उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसकी जो उसका जो गुणवत्ता यानी कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें जो कैपेसिटी है, उसमें जो कार्य करने की क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए, क्षमता के आकलन और मापन के लिए, जो भी कैपेसिटी से, जिस कैपेसिटी से काम हो रहा है उसका वैल्यूशन करना, उसका मेजरमेंट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन करने के लिए, उनकी सैलरी का डिटर्मिनेशन करने के लिए, संगठन को कंट्रोल करने के लिए, उनको एक रूप में काम करने के लिए, कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, कम्युनिकेशन टॉप लेवल में और लोअर लेवल में यानी सबऑर्डिनेट और उनके जो अधिकारी हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, उद्देश्य व लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए। इसलिए एमबीओ पूरा, देखिए एमबीओ में सारी बातें आ गई हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक सब चीज़ों के एनालिसिस के लिए एमबीओ किया जाता है। एमबीओ की प्रोसेस क्या होती है इसके लिए देखिएगा, एमबीओ कैसे काम करता है, एमबीओ की प्रोसेस क्या होती है। देखो, सबसे पहले एमबीओ का पूरा करने के लिए हमें निम्न स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें पहला स्टेप देखिएगा, पहला स्टेप है आप लोगों का कि संयुक्त लक्ष्य का निर्धारण, सेटिंग जॉइंट गोल। देखिए, जॉइंट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ मैनेजर प्लस एम्प्लॉय दोनों मिलके एक साथ टारगेट को फिक्स करते हैं, इसलिए कहा गया है कि सेटिंग जॉइंट गोल। ये बड़ी अच्छी बात है, वरना मैनेजर और एम्प्लॉयज़ दोनों अलग अलग सोचते हैं। अलग अलग सोचने के कारण से संस्था की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, जिसके कारण से दोनों का उद्देश्य बदल जाता है और प्रोडक्शन बढ़िया नहीं होता है। प्रोडक्शन बढ़िया नहीं होता तो प्रॉफिट और डेवलपमेंट बढ़िया नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि सेटिंग जॉइंट गोल। जॉइंट गोल का मतलब कि दोनों मिलकर एम्प्लॉयज़ एंड जो वर्कर है वह मिलकर यह तय करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, क्या तय करना है, ऑब्जेक्ट वगैरह सब तय करते हैं। दूसरा, एक्शन प्लान। जो भी इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया है, जिस भी ऑब्जेक्ट को ये लेके चल रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के लिए ये एक्शन को जो डेवलप करेंगे, यानी उस कार्य को कैसे पूरा करना है, फिर दूसरे नंबर पर यह प्रोसेस अपनाई जाती है, एक्शन की प्लानिंग की जाती है। थर्ड नंबर पर क्या होता है कि जो भी इन लोगों ने प्लानिंग की, जो भी इन लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, किस तरीके से करने की कोशिश की, एक्शन करने की कोशिश की, तो उसको हम लोग क्या काम करते हैं, उसको ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। और ऑपरेट करने का मतलब हो गया कि उसको कंट्रोलिंग पावर के साथ जो भी योजनाएं हैं उनको खुद देखते हुए कि जो टारगेट रखा गया है वह सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देते हैं। मॉनिटरिंग करते हुए, यानी ऑपरेटिंग भी खुद करेंगे और डायरेक्टिंग का काम भी खुद करेंगे और कंट्रोलिंग का काम भी खुद करेंगे। तो ये तीनों स्टेप के साथ जब वो काम को करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। और फोर्थ पॉइंट, यानी कि ये करने के बाद ये करेंगे, यानी पहले ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स करेंगे, गोल फिक्स करेंगे, उसके बाद उसकी योजना बनाएंगे, एक्शन बनाएंगे, एक्शन के बाद फिर उसे करना शुरू कर देंगे। एंड आफ्टर इट कि हम लोग पीरियडिक प्रोग्रेस रिव्यू, समयानुकाल प्रगति का अवलोकन करेंगे कि जो भी हमने टारगेट बनाए हैं, जो भी हमने एक्शन प्लान बनाया है वह सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है। अपने उद्देश्य और लक्ष्य को हम बार बार चेक करते रहेंगे और डिसीजन लेते रहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं एमबीओ की प्रोसेस। तो मैं समझता हूँ कि मॉडर्न टेक्निक्स का यह मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कई बार खाली अकेला एमबीओ ही पूछा गया है, तो एमबीओ को आप ढंग से एनालिसिस करें, इसकी प्रोसेस भी समझ ली, इसे किसने बनाया ये भी समझ लिया, इसमें क्या करा जाता है ये भी हमने समझ लिया, तो बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको समझ लिया है। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का ग्रेडिंग, यानी दूसरा जो मेथड है वो है हमारा ग्रेडिंग मेथड। इसको ग्रेडिंग का मतलब श्रेणीयन विधि। देखो, जो ग्रेडियन मेथड होता है, ग्रेड के नाम से क्लियर है, ग्रेड देना, यानी जिसमें ग्रेड दिए जाते हैं, जिसमें कैटेगरी में बांटा जाता है ABCDE, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडिंग मेथड। तो ग्रेडिंग मेथड जो होता है ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड में हमने ग्राफिक मेथड पढ़ा था उससे मिलता जुलता है, और इसमें कैटेगरी में बांटा जाता है, बस और कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। कैटेगरी में जब हम बांटते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडिंग
मेथड देख लीजिएगा। ग्रेडिंग मेथड में देखिए यहाँ पर मैंने बनाया भी है। ये देखिए ग्रेडिंग बांटते हैं, ग्रुप ए एक कैटेगरी बनाई हमने, ग्रुप बी दूसरी कैटेगरी बनाई, ग्रुप सी तीसरी कैटेगरी बनाई, ग्रुप डी चौथी और ग्रुप ई पांचवी कैटेगरी हमने बनाई। तो ग्रुप ए में हमने आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा काम करने वाले लोग रखे, ग्रुप बी में वेरी गुड, ग्रुप सी में एवरेज या गुड, ग्रुप डी में जो हमने रखे वो सेटिस्फैक्ट्री एंड ग्रुप ई में रखे हमने पुअर लोग, अनसेटिस्फाइड लोग, ऐसे लोग जो काम करना नहीं चाहते हैं। तो इनका हम जब वैल्यूशन करते हैं एक ग्रेड बना लेते हैं। जैसे ग्राफिक मेथड में हम लोगों ने ग्रेड बना लिया था 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो 0 जिसके मार्क्स आते थे उसको हमने पुअर में रखा, 0 से ज़्यादा और 4 से कम रख देते तो उसको हम लोग जो कहते थे वो सेटिस्फैक्ट्री कहते थे, जो 5 आ रहे हैं उसको एवरेज कहते थे, उससे ज़्यादा औसत से अच्छा कहते थे, और जिसके 10 या 12 नंबर आ रहे हैं उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग कहते थे। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर कैटेगरी में इनको बांट देंगे। और इसमें बात ये आती है कैटेगरी जब हम बांट देंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो उसके नंबर रखने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें हम लोग चेक क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए योग्यताएं चेक करते हैं, उनकी कैपेसिटी चेक करेंगे। जैसे उनमें जो है सहयोग करने की क्षमता कितनी है, उनमें खुद को मोटिवेट करने की क्षमता कितनी है, लीडरशिप की क्षमता उनमें कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी उनमें कितनी है, और जो विश्लेषण करने की क्षमता उनमें कितनी है। इसके आधार पर यह तय कर दिया जाता है कि जो है कौन सा कैटेगरी में वो लोग आएंगे। अगर बहुत अच्छा ये इनके रेस्पॉन्स आते हैं सभी क्वेश्चंस के तो उनको ग्रुप ए में रख दिया जाता है। 1 या 2 कम आते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर आधे बेकार आधे सही आते हैं तो एवरेज, और अगर इससे भी कम आते हैं तो संतोषजनक सेटिस्फैक्ट्री, और अगर 0 या इससे कम आते हैं तो वो क्या हो जाता है फिर ख़राब पुअर सिचुएशन आ जाती है। तो दिस इज़ ए ग्रेडिंग मेथड। तो ग्रेडिंग मेथड में हमने समझा कि ये रेखीय मेथड का ही एक एग्जाम्पल होता है, रेखीय मेथड के जैसे ही होता है जो ट्रेडिशनल मेथड में हमने पढ़ा। इस तरीके से जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ ग्रेडिंग मेथड से किया जाता है। तीसरा जो मेथड है आप लोगों का वो है आपका असेसमेंट सेंटर मेथड। असेसमेंट सेंटर मेथड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन केंद्र पद्धति, मूल्यांकन केंद्र विधि। देखिए मूल्यांकन केंद्र विधि का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि जब किसी भी कर्मचारी को एक ही आधार पर ना चेक करके उसके कई तरीके से चेकिंग की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट सेंटर मेथड। यानी कि अब तक जैसे हम लोग कोई एक मेथड को फॉलो करते हैं तो हम एक चीज़ को चेक करके हम लोग चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक ही एम्प्लॉयज़ को उसकी अलग अलग तरीके से चेकिंग की जाए, अलग अलग तरीके से जब चेकिंग की जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट सेंटर मेथड। देखो सेंटर में एम्प्लॉयज़ है और उस पे जो है क्या करा जा रहा है कि उसके सेंटर पे यानी एम्प्लॉयज़ को रख के उसका एक मेथड यानी एक स्किल चेक करी जाए अलग तरीके से, दूसरी स्किल्स को चेक किया गया दूसरे तरीके से, तीसरी स्किल्स को चेक किया गया तीसरे तरीके से। ऐसे जब हम अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग चेक करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट सेंटर मेथड, मूल्यांकन केंद्र विधि। मैंने लिखा भी है, इसके अंदर लिखवाया भी, इसमें स्क्रीनशॉट यहाँ है, देखिए लिखा हुआ है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि यह सबसे अच्छी मेथड होती है। ये ध्यान रखना कि यह मैनेजर के लिए यूज़ करी जाती है, 99% एम्प्लॉयज़ के लिए कम यूज़ होती है, क्योंकि जो ऐसा वैल्यूशन किया जाएगा हर परिस्थिति में हर तरीके से अलग अलग एंगल से तो वो मैनेजर का ही किया जा सकता है, लेबर का नहीं कर सकते हम लोग इसके अंदर। तो इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है कर्मचारियों का वो मूल्यांकन पेपर के थ्रू, पेंसिल के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, इंटरव्यू लेकर, सिचुएशनल एक्सरसाइज जैसी सिचुएशन है उसके आधार पर, गेम खिलाकर बिजनेस का, उन्हें रोल देकर, उन्हें एक लीडरशिप ग्रुप डिस्कशन करके आदि के अध्ययन से इनका जो है चेकिंग किया जाता है, परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। जो भी चेक करने वाला होता है वो अनुभवी प्रबंधक होते हैं, अनुभवी मैनेजर्स होते हैं। उनके आधार पर ही कर्मचारी का निष्पादन उनका व्यक्तिगत रूप से भी चेक किया जाता है और सामूहिक रूप से दोनों ही परिस्थितियों में उसका मूल्यांकन करते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब हो गया कि असेसमेंट सेंटर मेथड में आपको ये समझना है कि जब कर्मचारी को चारों तरफ से घेर लिया जाए,
यानी कि जब चारों तरफ से उस पर जो है चेकिंग करी जाए हर तरीके से, तो उसको ऐसे ही याद रखना कि उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट सेंटर मेथड। तो इसमें कैटेगरी निकल के आती हैं फिर, तो कैटेगरी जो निकल कर आती हैं वो विभिन्न श्रेणियाँ, मोर देन एक्सेप्टेबल, स्वीकार योग्य से कहीं अधिक, यानी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई है कि हम उसको रखेंगे नहीं बल्कि उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन भी करके चलेंगे, यानी उनके हमारे लिए संपत्ति का काम करेंगे वो लोग। एक्सेप्टेबल स्वीकार योग्य, स्वीकार योग्य से कम, यह अनएक्सेप्टेबल अस्वीकार योग्य। तो इस तरीके से जब हम असेसमेंट करते हैं, सेंटर में रख के असेसमेंट करते हैं और उनका जब ढंग से चेकिंग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट सेंटर मेथड। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये भी बड़ा अच्छा मेथड है मॉडर्न टेक्निक्स का। इसमें देखिए कह भी रहा है भी कि मूल्यांकन द्वारा इस विधि में कर्मचारी की क्षमता, उनका गुण, उनकी संभाव्य क्षमता, उत्प्रेरण आदि का निर्धारण किया जाता है, यानी उनकी कैपेसिटी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पॉसिबिलिटीज़ और उनका मोटिवेशन, इन सबको चेक किया जाता है और इसी आधार पर उनको प्रमोट किया जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि यह सबसे टिपिकल टेस्ट होते हैं एम्प्लॉयज़ के। इसके बाद उनको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके परफॉर्मेंस और स्किल्स और इंटरनल हैबिट्स पूरी एक एक चीज़ निकल के बाहर आ जाती है। इनको बोलते हैं हम लोग असेसमेंट सेंटर मेथड। नेक्स्ट है आप लोगों का ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। देखिए मानव संसाधन लेखांकन विधि, एक्चुअली में ये अब अकाउंट में भी आजकल पढ़ाया जाने लगा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि जो मानव होता है, जो मानव संसाधन होता है वो संगठन की संपत्ति होता है और इसे ह्यूमन कैपिटल के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है ना। तो संगठन में जितनी फिजिकल कैपिटल की जगह आज मानव पूंजी जो है वो संगठन का संचालन कर रही है, जिससे फिजिकल कैपिटल जिसमें हम पैसा लगाते थे तो उसकी जगह अब क्या आ गया, ह्यूमन कैपिटल। ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाने लगा है। अब संपत्तियों को तो हम पैसों में, रुपए में वैल्यूएशन कर सकते हैं, बट कोई भी कर्मचारी है, उस कर्मचारी को संगठन को छोड़ के चला जाता है या संगठन में आ जाता है तो संपत्ति घटती है या बढ़ती है, इसका जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। तो ह्यूमन आदमी के लगाने की लागत कितनी है, यानी संपत्ति कितनी हमारे पास है, चली गई तो कितने का इंक्रीज डिक्रीज हुआ, इन सब बातों का जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। यानी जब इस तरीके से हम वैल्यूएशन परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। मैंने लिखा है इसके बारे में, देखिएगा कि मानव संसाधन की लागत का अर्थ है मानव संसाधन के नियोजन, यानी मानव का प्लानिंग करना, उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनका प्रमोशन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको कंपेंसेशन देना, इस पर जो भी व्यय किया जाता है इन सब का अगर हम टोटल लगा लें तो दिस इज ए कॉस्ट। और मानव संसाधन अनुदान का अर्थ होता है कि उत्पादन और उत्पादन में की गई मूल्य वृद्धि, यानी कि इन लोगों ने जो काम किया है उसके काम करने से जो प्रोडक्शन में हमारा इंक्रीज़ हुआ है, प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो गया है, ऐसा करने से जो ज़्यादा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू एडिशन हुई है। तो लागत और मानव संसाधन द्वारा किए गए जो अंतर होता है, इस अंतर को ही हम परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ कहते हैं। कहने का मतलब कि हमने जो उसको लगाया, हमने जो उस पर खर्च किया उसको कॉस्ट बोलते हैं। जो उसने हमें काम करके दिया, परफॉर्मेंस करके जो उसने हमें प्रोडक्शन दिया, तो प्रोडक्शन और कॉस्ट में जो भी डिफरेंस आया उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी इस तरीके से जब परफॉर्मेंस चेक की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखिएगा ये है बार्स। देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बार्स क्या होते हैं, शलाका क्या होते हैं, इसको पूरा का पूरा आप लोग इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा। अगर इंग्लिश मीडियम है आप लोग तो इसको इसके पॉइंट जो हैं वो नोट कर लीजिएगा या थोड़ा सा इंग्लिश में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली देखिए बार्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बार्स ये मॉडर्न टेक्निक्स की बड़ी अच्छी टेक्निक्स है, बड़ा अच्छा खासा यूज़ इसका हो रहा है। बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, यानी कि जब बिहेवियर को हम चेक करें और बिहेवियर के आधार पर हम रेटिंग दें कि 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं शिलाका। शिलाका का मतलब तुमने स्टैट में पढ़ा होगा, तो हम इस तरीके से बार बनाते थे, ठीक है ना। ये जो बार बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं शिलाका। तो ये बिहेव इसका अच्छा है तो इसको कम ग्राफ नीचे जाएगा, इसका अच्छा है तो इसका ऊपर जाएगा, ऐसे करके उसको शिलाका बोलते हैं।
तो का प्रयोग संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के व्यवहार के विभिन्न डिग्री का पता लगाया जाता है। डिग्री चेक करी जाएंगी, यानी उसका स्तर चेक करा जाएगा। यह पद्धति ग्राफिक अंकन पद्धति और आलोचनात्मक घटना पद्धति पर मिश्रण है, दोनों का मेरा जुड़ा हुआ है। देखिए ग्राफिक पर आ गई, आपको याद होगा कि ग्राफिन में हम लोग क्या करते थे, एक रेखा होती थी, उस रेखा के आधार पर हम लोग 0 1 2 3 नंबर देते थे, 1 से कम ऐसे करके एवरेज, 1 से 2 ऐसे करके जब हम अंकन करते थे तो उसको हम लोग बोलते थे ग्राफिन अंकन विधि। आलोचनात्मक अगर आपको याद रहा हो तो क्रिटिकल जो मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा वो ट्रेडिशनल मेथड के दोनों मेथड हैं। क्रिटिकल में हम लोग क्या करते थे, किसी भी एम्प्लॉयज़ ने जो काम किया है अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसका हम लोग गलत पे ध्यान देते थे सॉरी, और गलत को ध्यान देते हुए उसकी रिपोर्ट में हम लोग लिखते थे कि उसने यहाँ पर गलत काम किया है। उसकी रिपोर्ट में जब ये आता था तो वो देख के कि अगर वो ज़्यादा क्रिटिकल है, ज़्यादा आलोचनात्मक है, ज़्यादा बेकार है तो उसको ट्रेनिंग दे के ठीक किया जाता था। उसको हम लोग बोलते थे आलोचनात्मक घटना विधि। तो यहाँ पर ग्राफिन अंकन विधि और क्रिटिकल वाले दोनों का मिला जुला रूप है। तो इसके द्वारा कर्मचारी के कार्य का पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है, पूर्व में कर लिया जाता है, जिसको बिहेवियर स्टैंडर्ड कहते हैं। यानी कर्मचारी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए हम स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे स्टैट में, तो स्टैट में हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए पहले स्केल होते थे। यहाँ भी स्केल बना लिए, देखिएगा 1 2 3 4 ऐसे करके, और फिर हम लोग ग्राफ बनाते थे जो भी हमारे डेटा आते थे। तो यहाँ भी ऐसे ही कह रहा है कि हम लोग पहले उसके बिहेवियर स्टैंडर्ड तैयार कर लेंगे कि इतना तो होना ही चाहिए उसके अंदर, फिर वास्तविक से उसकी तुलना की जाती है। अब जो रियल में उसके जो बिहेव होंगे उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। और यह विधि कर्मचारियों के साइकोलॉजी को समझने में, मनोविज्ञान को समझने में आवश्यकता होती है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। अगर आपसे ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में पूछे तो आपको इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। बार्स के निर्धारण में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं, यानी कि बिहेवियर एंकर्स रेटिंग स्केल में हम लोग निम्न स्टेप उठाएंगे। पहला आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल इंसिडेंट, आलोचनात्मक घटना की पहचान करेंगे। आलोचनात्मक घटना का मतलब कि कर्मचारी कार्य करते समय क्या गलती कर रहा था, उस गलती को हम लोग पकड़ेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं आलोचनात्मक घटना। फिर सेलेक्ट परफॉर्मेंस डायमेंशन, क्षमता आयाम का हम लोग चयन करेंगे कि क्या वो अपनी कैपेसिटी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा था, कैपेसिटी के बाहर था या कैपेसिटी के अंदर था, उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट परफॉर्मेंस डायमेंशन। तीसरा है घटना का पुनर्विश्लेषण, रीएनालिसिस ऑफ इंसिडेंट। हम दोबारा चेक करेंगे कि इसने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या परिस्थिति आ गई थी, कैसे आ गया था। नंबर 4 हम लोग असाइन स्केल ऑफ इंसिडेंट, हम लोग घटना का स्केल निर्धारित करेंगे कि यह घटना होनी चाहिए थी तो इतनी कैटेगरी में होनी चाहिए थी या ठीक की है। इसको कैटेगरी में जब हम लोग बांटते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं असाइन स्केल्स ऑफ 2 इंसिडेंट्स। एंड नंबर 5 पॉइंट आपका आएगा इसके अंदर कि डेवलपमेंट फाइनल इंस्ट्रूमेंट। अब जैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई क्रिटिकल इंसिडेंट कर लेंगे, सेलेक्ट परफॉर्मेंस डायमेंशन कर लेंगे, रीएनालिसिस कर लेंगे, असाइन कर लेंगे, तब हम लोग जो है उस पर अप्लाई कर देंगे, डेवलप कर देंगे फाइनल इंस्ट्रूमेंट कि यहाँ पर जो है इसने काम गलत किया है तो उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, या उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि आप यहाँ पर गलती कर रहे थे, इसमें इम्प्रूवमेंट कीजिएगा, समथिंग ऐसा कुछ करके। तो बार्स पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें स्केल का निर्धारण कर देने पर कर्मचारी के व्यवहार का अध्ययन आसानी से हो जाता है। इसमें पदाधिकारी के निजी पर्सनल बायस होने की संभावना घट जाती है। तो दिस इज ए सिला का बार्स, इसके बारे में पूरा नोट कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। सो आपसे कल पुनः मुलाकात करेंगे। आपका दिन शुभ हो, विश्व मंगलमय हो। धन्यवाद।